हेलो डियर। तो वेलकम करता हूँ आप सभी का, जितने भी मेरे डियर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जीएनएम के किसी भी स्टेट के, आपको स्वागत है। आज का वीडियो होने वाला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का, जो जीएनएम फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। इसका हम लोग डिफिनीसन एंड टर्मिनोलॉजी का वीडियो नंबर 1 देखने वाले हैं। मीन्स परिभाषा और शब्दावली जो आपके हर एक स्टेट के, हर एक नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। टर्मिनोलॉजी को जानना, शब्दों को जानना, क्योंकि ये आपको अभी से लेकर कंपटीशन तक बहुत परेशान करेगा। आप एक एक वर्ड को अगर नहीं समझते हैं तो यह आपके एग्ज़ाम में 5 से 10 नंबर तो देगा ही देगा डायरेक्टली परिभाषा से। साथ में यह आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन को समझने में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज के वीडियो जीएनएम फर्स्ट ईयर का डिफिनीसन एंड टर्मिनोलॉजी का वीडियो नंबर 1 होने वाला है। इससे पहले मैं 3 सब्जेक्ट तक दे चुका हूं डिफिनीसन नंबर 1 का, और यह चौथा सब्जेक्ट आज आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए करते हैं शुरू बिना किसी देरी किए हुए। पहला है स्वास्थ्य। आप लोग को मैंने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में स्वास्थ्य के डिफिनीसन के बारे में बता दिया है। स्वास्थ्य हेल्थ मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज और डिजेबिलिटी। ठीक है। स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं होता है, बातें को समझ रहे हैं। स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं होता है कि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई जो है अशक्तता मतलब डिजेबिलिटी यानी अपंगता नहीं है तो आप स्वस्थ है, आप स्वस्थ है, ऐसा नहीं है। आप स्वास्थ्य के कामना तभी करते हैं जब आप एक बेहतर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत होते हैं, एक अच्छे स्थिति में होते हैं, तभी जाके आप एक बेहतर स्वास्थ्य की कल्पना करते हैं। ऐसा नहीं है कि रोग या डिजेबिलिटी, अशक्तता की अनुपस्थिति है, यानी एकदम आप फ्रेश है, आपके अंदर रोग नहीं है, अशक्तता नहीं है, तो आप जो है स्वास्थ्य के अच्छे बेहतर कल्पना करते हैं। ये नहीं होता है। स्वास्थ्य का मतलब होता है आपका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्थिति कैसा है, और यही बताता है स्वास्थ्य को। ये मात्र नहीं कि हाँ हमें रोग नहीं है, हमें कोई डिजेबिलिटी नहीं है तो हम बिल्कुल स्वस्थ है, एक बेहतर स्वास्थ्य है मेरा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इस स्वास्थ्य के बारे में समझ गए। चलिए, दूसरा है सामुदायिक स्वास्थ्य, कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ का मतलब क्या है? कम्युनिटी हेल्थ का मतलब क्या होता है? एक होता है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मतलब जिला स्वास्थ्य इकाई, मतलब जिले भर का देख रेख किया जाता है। कम्युनिटी हेल्थ का मतलब होता है एक समुदाय में, एक समुदाय में स्वास्थ्य की क्या हालचाल है, यही सामुदायिक स्वास्थ्य होता है। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है समुदाय के सदस्यों की स्वास्थ्य स्थिति। मैंने पहले ही बता दिया कि सामुदायिक स्वास्थ्य का मतलब होता है कि समुदाय का स्वास्थ्य। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ का मतलब है पूरे जिला का स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। हेल्थ गांव की बात करेगा तो एक गांव, एक ग्रामीण इलाके की स्वास्थ्य की स्थिति। इसी प्रकार से हमें यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ की बात कर रही है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम अपने समुदाय की स्वास्थ्य की स्थिति देखेंगे कि कैसा है, उनको स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे समस्या है जो उनके समुदाय में उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला है। समुदाय में उपलब्ध स्वास्थ्य के प्रति देखभाल की समग्रता से है, अर्थात समुदाय जो स्वास्थ्य जो है निरोधात्मक, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, उपचारात्मक, और तीसरा है प्रोमोटिव सेवाएं का एकीकरण है। ठीक है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य के बारे में बता दिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है कि समुदाय के सदस्य, मतलब समुदाय में जितने भी सदस्य रहते हैं, किसी कम्युनिटी में जितने भी सदस्य रहते हैं, उनके स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे समस्या है जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं, एवं समुदाय में उपलब्ध स्वास्थ्य के प्रति देखभाल की समग्रता से है। ठीक है, यानी उनके सामुदायिक स्वास्थ्य में उनके प्रिवेंटिव मतलब उनके बचाव के लिए, उनके उपचार के लिए, और उनके स्वास्थ्य को स्वास्थ्य वर्धक मतलब प्रोमोटिव सेवाओं का एकीकरण जो है कम्युनिटी हेल्थ कहलाता है। बातें को समझ गए? अगर आपको ज़्यादा नहीं याद हो तो बस याद रखिएगा,
और याद कैसे नहीं होगा कि WHO के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य से तात्पर्य है कि सामुदायिक स्वास्थ्य में जो है सामुदायिक स्वास्थ्य के सदस्यों की क्या स्थिति है, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से समस्या है, उनके समुदाय में उपलब्ध स्वास्थ्य के प्रति देखभाल की जो समग्रता है वो कैसी है। यानी सामुदायिक स्वास्थ्य में प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और प्रोमोटिव ये तीनों सेवाओं का एकीकरण कम्युनिटी हेल्थ कहलाता है। यहाँ पे आपको बचाने के लिए भी, उपचार के लिए भी और स्वास्थ्य में वृद्धि के लिए भी सेवा दिया जाता है और तीनों का एकीकरण कम्युनिटी हेल्थ कहलाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया। तीसरा है कम्युनिटी हेल्थ नर्स क्या है। कम्युनिटी हेल्थ समझ गए, मतलब समुदाय में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, कम्युनिटी हेल्थ। और कम्युनिटी हेल्थ नर्स का मतलब होता है कि एक नर्स है, नर्स तो नर्स ही होती है, लेकिन कम्युनिटी हेल्थ इससे पहले इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि वो नर्स जो कम्युनिटी हेल्थ में समुदाय में अपना सेवा स्वास्थ्य के क्षेत्र में देती है, उसे कम्युनिटी हेल्थ नर्स कहते हैं। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स वह नर्स है जो समुदाय में व्यक्तियों, परिवारों को स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष एवं सर्वाधिक संबंधित है। सीधा सीधा कहिए कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स एक नर्स होती है। इससे पहले कम्युनिटी हेल्थ इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि यह समुदाय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है, लोगों के लिए, परिवारों के लिए, समुदाय के सदस्यों के लिए जो है यह स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए सेवा देती है, सेवा प्रदान करती है प्रत्यक्ष रूप से। और सर्वाधिक जो है लोग समुदाय में इसी कम्युनिटी हेल्थ नर्स से कनेक्ट रहते हैं, इसलिए जो है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो है एक बेहतर नर्स के रूप में समुदाय में काम करती है। बातें को समझ गए। तो कोई अगर पूछे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या मतलब है, सीधा बताइएगा कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स का मतलब है कि यह भी एक नर्स ही होती है, लेकिन यह कम्युनिटी समुदाय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में समुदाय में जो भी परिवार, जो भी व्यक्ति, जो भी सदस्य रहते हैं, उनके स्वास्थ्य, उनके शिक्षा और उनके अनेकों स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करती है प्रत्यक्ष रूप से। और सर्वाधिक जो है लोग इससे कनेक्ट रहते हैं, वही जो है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती है। ठीक है, चलिए चौथा है इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा। इम्यूनिटी क्या होता है, तो एक होता है इम्यूनाइजेशन और एक होता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमारे बॉडी में काम करता है। जैसे ही हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन प्रवेश करेगा, तो अगर हमारे बॉडी में इम्यूनिटी सही है, इम्यूनिटी पावर सही है, तो उस सूक्ष्म जीव को हमला करके मार कर वहीं पे ख़त्म कर देगा, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हमारा इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होगा, तो बॉडी में जैसे ही किसी चीज़ का इन्फेक्शन प्रवेश करेगा, सूक्ष्म जीव प्रवेश करेगा, इम्यूनिटी को क्या करेगा, कमज़ोर होगा इम्यूनिटी पहले से, और सूक्ष्म जीव प्रवेश करेगा तो वह और जो है हमला करेगा हमारे बॉडी के इम्यूनिटी पर, और फिर इम्यूनिटी वहाँ पे धराशायी हो जाएगा बॉडी का, और हमारे बॉडी में इन्फेक्शन का हमला हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, और फिर इन्फेक्शन से जो भी बीमारी है वो होने लगता है। तो प्रतिरक्षा क्या करता है कि हमारे बॉडी में बाहरी तत्वों को पहचानता है, बाहरी सूक्ष्म जीवों को पहचानता है। जैसे ही हमारे बॉडी में कोई इन्फेक्शन, कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश करेगा, यह इम्यूनिटी जो होगा सीधा जो है एक्टिव होता है, और यह पहचानेगा कि ओ तुम टीवी का सूक्ष्म जीव हो, तुम शरीर में पहुंच रहे हो बीमारी करने के लिए। सीधा यह जो है एंटीजेंस जो है क्या करता है, आपको बॉडी में इम्यूनिटी एक्टिव होता है एक एनर्जी के तरह, और यह जो है उस बीमारी को सूक्ष्म जीव जो है उस पर हमला करता है, पहचान कर उस पर हमला करता है, और यह जो है हमारे बॉडी को रक्षा करता है रोगों से। तो इम्यूनिटी शरीर को रोग उत्पन्न करने वाले कारक या एंटीजेंस सूक्ष्म जीवों को पहचानता है, और उनको नष्ट करने का एक क्षमता ही हमारा इम्यूनिटी कहलाता है। ठीक है, अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता वह क्षमता है जो व्यक्तियों को रोगों से बचाती है। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पांचवा है इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण। अब इम्यूनिटी तो हो गया कि हमारे बॉडी में कितना शक्ति है किसी बाहरी तत्वों को पहचानने के लिए, ठीक है, किसी एंटीजेंस को पहचानने के लिए कितना हमारे बॉडी में इम्यून पावर है। अब यह इम्यून पावर अगर आपके बॉडी में नहीं है, कमज़ोर है, बहुत सारे बीमारी होते हैं सूक्ष्म जीव जिनको इम्यून हमारे बॉडी में एक्टिव रूप से, नेचुरली रूप से उतना नहीं हो पाता है, तो यह इम्यून बॉडी में बाहरी चीज़ों से लड़ने के लिए हमारे बॉडी में वैक्सीन के रूप में, ठीक है, एंटी सीरम के रूप में
इम्यूनोग्लोबिन के रूप में इंजेक्शन वगैरह से, दवाई वगैरह से दिया जाता है। और यह जो है हमारे बॉडी में जाने के बाद उस रोग से, जिस रोग के लिए हमने वैक्सीन ले रखा है, एंटी सीरम ले रखा है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन ले रखा है, उन सभी बीमारियों से बचाता है। और यह जो है हमें इम्यूनाइजेशन, प्रतिरक्षण यानी टीकाकरण कहलाता है। जैसे रेबीज का टीका होता है, वह रेबीज बीमारी से बचाएगा। टिटनस का होता है, टिटनस से बचाएगा। टीबी का होता है, वह टीबी से बचाएगा। तो यह विशिष्ट बीमारियों के प्रति विशिष्ट जो है टीकाकरण होता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी में बीमारियों से लड़ता है और बीमारियों से बचाता है संक्रमण होने से, ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है देख लीजिए यहाँ पे। तो इम्यूनाइजेशन क्या होता है देख लीजिए। शरीर में किसी प्रतिरक्षक कारक, जैसे वैक्सीन, प्रतिरक्षक मतलब क्या, वही इम्यूनिटी एजेंट, ठीक है, इम्यून एजेंट। शरीर में किसी प्रतिरक्षक कारक जैसे वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबिन आदि प्रविष्ट करके कुछ विशिष्ट रोग, कुछ विशिष्ट रोग मतलब समझ रहे हैं, टीबी का है तो टीबी का टीका, रेबीज है तो रेबीज का टीका, ठीक है, उसके बाद पोलियो है तो पोलियो का टीका। तो कुछ विशिष्ट बीमारियों के प्रति विशिष्ट प्रतिरक्षक शरीर में प्रवेश कराकर कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न की जाती है, जो हमें रोगों से बचाती है, और वही इम्यूनाइजेशन कहलाता है। समझ गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। छठा है कोल्ड चैन। कोल्ड चैन आपको 5 नंबर में भी एग्जाम में पूछता है, और कोल्ड चैन के बारे में सीधा सीधा समझिए। कोल्ड चैन का मतलब होता है शीत श्रृंखला, शीत का श्रृंखला। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझा देते हैं। जैसे शीत श्रृंखला का मतलब है कि जितने भी वैक्सीन वगैरह है, वैक्सीन वगैरह जो बनता है, तो वह वैक्सीन ज़्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर पाता है। वैक्सीन को अगर आपको, वैक्सीन में अगर वैक्सीन इफ़ेक्टिव हो, वैक्सीन लोगों में प्रभावी रूप से काम करे, तो इसके लिए जो वैक्सीन जितना टेम्परेचर की आवश्यकता है, उसको उतना टेम्परेचर पर स्टोरेज करके रखना पड़ेगा। इसीलिए देखते होइएगा कि दुकान में फ्रिज होता है, मेडिकल जितने भी दवाई के दुकान होते हैं वहाँ पे एक फ्रिज होता है। उस फ्रिज में कुछ विशेष जो इंजेक्शन वगैरह होता है, देखते होइएगा कि उस फ्रिज में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि वह इंजेक्शन का प्रभाव जो है बाहरी टेम्परेचर में घटे नहीं, कमे नहीं, प्रभाव उसका ज़्यादा खोए नहीं, इसके लिए उसे फ्रिज में रखा जाता है। क्योंकि फ्रिज में बहुत कम टेम्परेचर होता है, और वहाँ पे वह जो है उसे उतना टेम्परेचर मिल जाता है जितना पर उसे अपने गुण को बनाए रखता है, इसलिए जो है फ्रिज में रखा जाता है। इसीलिए कोल्ड चेन जो होता है, बड़े पैमाने पर मान गए इस कंपनी में वैक्सीन का निर्माण हुआ। यहाँ कंपनी ए में वैक्सीन का निर्माण हुआ, ठीक है, कंपनी ए में वैक्सीन का निर्माण हुआ। अब कंपनी ए जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग स्टेट को, ठीक है, अलग अलग स्टेट को, स्टेट ए में, स्टेट बी, स्टेट सी, ठीक है, स्टेट डी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये कंपनी बना वैक्सीन, तो कंपनी बनने से लेकर जब यह स्टेट में स्टेट भेजेगा, स्टेट में स्टेट भेजेगा, तो भेजने के समय जो है वाहन में कुछ न कुछ जो है इसको स्टोरेज रखना पड़ेगा। अब कोई वैक्सीन -8 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर जीवित रहता है, अपना प्रभाव रखता है, तो उसको -8 डिग्री सेंटीग्रेड आपको देना पड़ेगा टेम्परेचर। अगर ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो फिर उसका प्रभाव ख़त्म हो जाएगा। तो -8 डिग्री टेम्परेचर बनाने के लिए आपको, अगर वाहन सफ़र करवाते हैं, किसी ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अगर सभी राज्यों में वैक्सीन को भेजते हैं, तो उस ट्रांसपोर्ट में भी आपको जो है कोल्ड चेन मेंटेन रखना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ेगा। तो वैक्सीन निर्माण से लेकर और टीकाकरण स्थल तक पहुंचाने के लिए जो है टेम्परेचर बनाए रखना, आवश्यक टेम्परेचर बनाए रखना, जिसमें जो टीका हो वह अपने गुण और अपने प्रभाव को बनाए रखे और खोए नहीं, इसके लिए ही कोल्ड चेन निर्माण किया जाता है। इसीलिए जो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं वैक्सीन ढोने वाले, उन सब में जो है फ्रीजर सेट होता है, और उतने टेम्परेचर होते हैं जितने उस वैक्सीन को रखा जाता है, जितने पर उतने उस ट्रांसपोर्ट में भी फ्रीजर लगा होता है। वैक्सीन का ऐसा नहीं है कि वैक्सीन जो है सभी गाड़ी में लाद दिया और भेज दिया, ऐसा नहीं। उसमें कुछ स्पेसिफाई ही जो है ट्रांसपोर्ट के जरिए भेजा जाता है, जिसमें फ्रीजर वगैरह सेट हो, ठीक है ना। तो यही कहता है शीत श्रृंखला, टीके को प्रभावी अगर इफेक्टिव बना कर रखना है, तो उसके लिए जहाँ पे टीका बनता है उस निर्माण स्थल से लेकर टीका स्थल जहाँ पे टीका देना है, जैसे
देश के बड़े कंपनी में टीका बना, ठीक है। यह टीका कंपनी अलग अलग स्टेट में भेजा, ठीक है। यह स्टेट है, यह भी स्टेट है, ये भी स्टेट है। अब ये स्टेट अलग अलग जो है अपने ज़िले में प्रोवाइड किया, अलग अलग ज़िले में जो है भेज दिया, ठीक है। अलग अलग ज़िले में वैक्सीन को भेजा, तो यहाँ बना, लेकिन आया यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ, तो बनने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ आए, फिर यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ यहाँ जाए, तो इन बनने से लेकर इस टीकाकरण स्थल तक जो टेम्परेचर बनाए रखता है, तापमान पर जो भंडारण किया जाता है, वही कोल्ड चेन होता है, शीत श्रृंखला होता है, ठीक है। टीके को प्रभावी बनाए रखने के लिए निर्माण स्थल से लेकर जहां बनता है टीका, वहां से लेकर टीका जहां दिया जाना है एक छोटे अस्पताल में भी, वहां स्थल तक इन्हें उचित तापमान पर परिवहन करना एवं भंडारण किया जाना चाहिए, अन्यथा ये अपनी रोग प्रतिरोधक उत्पन्न करने की क्षमता खो देती है। अगर किसी टीके को -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए और आप इसे -10 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं देते हैं, तो क्या होगा, यह अपनी जो इसको बॉडी में जाने के बाद जो इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता होना चाहिए बीमारियों से लड़ने का, वह गुण ही यह खो देगा और फिर इसके टीका लेने का नहीं लेने का कोई फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि टीका प्रभावी बना रहे, यह अपने गुण को खोए नहीं, तो इसके लिए आपको उचित तापमान पर परिवहन और भंडारण करना ही पड़ेगा। परिवहन से लेकर जहां पे स्टोरेज करते हैं वहां तक तापमान को बनाकर रखना ही पड़ेगा। अब कैसे रखना है ये आपको ऊपर सोचना है, सरकार को सोचना है, ठीक है। अन्यथा यह अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको खो देगा, फिर कोई काम का नहीं रहेगा ये। टीकों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना ही शीत श्रृंखला का उपयोग किया जाता है। अब टीका का यही पावर, यही रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए जो शीत श्रृंखला का उपयोग किया जाता है, कोल्ड चेन का उपयोग किया जाता है। शीत श्रृंखला को बनाए रखने के लिए उपयोग की जाने वाली यंत्र के तापक्रम की जांच आवश्यक है, ठीक है। तथा शीत श्रृंखला को बनाए रखने हेतु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का उपयुक्त मार्गदर्शन व प्रशिक्षण आवश्यक है। इसीलिए देखते होइएगा हॉस्पिटल वगैरह में जो टीकाकरण में जिन नर्स को ड्यूटी लगता है, उनको पूरे अच्छे से समझाया जाता है कि कौन से टीका कितने टेम्परेचर पर रखना चाहिए। और इसीलिए उससे कहीं भी देखते होइएगा अस्पताल में, तो जो भी टीका होता है वह फ्रीजर में ही रखा जाता है, अलग अलग फ्रीजर में। जिस फ्रीजर को जितना तापमान है उसी अनुसार टीका को रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपको स्वास्थ्य कार्यकर्ता को भी प्रशिक्षित होना चाहिए और साथ में उसके लिए यंत्र जो है वही फ्रीज वगैरह, उसको भी जो है आपको आवश्यक जांच की ज़रूरत है कि कहीं फ्रीज सही तो है, गड़बड़ तो नहीं है। अब मान गए फ्रीज में आप डाल दिए, लाइट चालू कर दिया, पता चले 2 घंटा के बाद आप लाइट चालू कर दिए लेकिन फ्रीज जो है वह अपना टेम्परेचर बना ही नहीं रहा है, तो उतना देर में तो टीका आपका ख़राब ही हो जाएगा, बेकार ही हो जाएगा। तो उसके लिए चेक कर लेना चाहिए और यही सारा चीज़ें हैं, मैंने आप कोल्ड चेन के बारे में बता दिया, ठीक है। आगे चलिए। 7वां है फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। माय डियर, परिवार नियोजन कहने का मतलब है कि फैमिली प्लानिंग बहुत लोग सुनते हैं, परिवार नियोजन। गर्भ निरोधक साधन को उपयोग में लाकर अनचाही मतलब आप नहीं चाह रहे हैं कि गर्भ अवस्था में रहे, लेकिन फिर भी जो है गर्भ अवस्था से अगर आपको बचना है, ऐसे गर्भ अवस्था से जिसको आप नहीं चाहते हैं, तो उनको बचने के लिए ही परिवार नियोजन जो है अपनाया जाता है। परिवार नियोजन का अर्थ है कि अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना। एक वर्ड में अगर लिखना है तो परिवार नियोजन का मतलब होता है कि अनचाहे मतलब अनवांटेड गर्भ से मुक्ति पाना। जिस गर्भ को आप नहीं चाहते हैं कि ये गर्भ रहे, उस गर्भ से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आपको फैमिली प्लानिंग साधन का उपयोग करना पड़ेगा। ओके, तो फैमिली प्लानिंग गर्भ निरोधक साधन के उपयोग में लाकर अनचाही गर्भ अवस्था से बचना ही पारिवारिक नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन का अर्थ है अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना। ओके, चलिए। 8वां है ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब क्या होता है? ऑडियो विजुअल एड्स, देखिए यह एक स्वास्थ्य शिक्षा का साधन है। ऑडियो विजुअल एड्स जो है ना, यह एक स्वास्थ्य शिक्षा का साधन है। ऑडियो मतलब श्रवण, मतलब सुनने वाला, ठीक है, इसमें सिर्फ सुनाई देगा। विजुअल मतलब होता है दृश्य, मतलब देखने वाला, समझ गए चीज़ों को, दृश्य। और एड्स मतलब होता है आपका साधन। एड्स मतलब क्या होता है? साधन। तो ऑडियो विजुअल का मतलब ऑडियो विजुअल एड्स एक ऐसा साधन जिसमें ऑडियो के साथ में विजुअल हो। जैसे
टीवी में हम लोग विजुअल भी देखते हैं, मतलब दृश्य भी उसमें दिखता है और साथ में उसमें ऑडियो भी होता है। जैसे पिक्चर चलता है तो आवाज़ भी सुनाता है और वीडियो हम लोग देखते रहते हैं टीवी में और आवाज़ सुनते रहते हैं स्पीकर से, तो दोनों उसमें है तो वो ऑडियो विजुअल हो जाएगा। लैपटॉप आपका क्या है, ऑडियो विजुअल, उसमें स्पीकर भी है और उसमें आपका वीडियो भी दिखता है, तो ऑडियो विजुअल, ठीक है। और अगर सिर्फ ऑडियो की बात करेगा तो स्पीकर हो गया, रेडियो हो गया, ठीक है, होम थिएटर हो गया, जिसमें सिर्फ ऑडियो सुनाई दे वह ऑडियो हो जाएगा। विजुअल अगर सिर्फ कहेगा तो उसमें आ जाएगा आपका टीवी वगैरह, ठीक है ना, जिसमें सिर्फ विजुअल देख सकते हैं आप, डेस्कटॉप वगैरह, इसमें सिर्फ विजुअल देख सकते हैं। और अगर दोनों साथ में कनेक्ट कर दिया जाए तो वह ऑडियो और प्लस में विजुअल बन जाता है, जो एक स्वास्थ्य शिक्षा का साधन है। जैसे प्रोजेक्टर देखते होइएगा, प्रोजेक्टर में विजुअल होता है, बगल में एक स्पीकर कनेक्ट कर दिया जाता है और उसमें बहुत सारे जो भी चीज़ का ज़रूरी हो उसको बताया जाता है। अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही देखा जाए तो देखते होइएगा कि नए नए योजना कार्यक्रम चलता है सरकार के द्वारा, तो मार्केट गली गली देखिएगा कि पिकअप पर बड़ा सा एक डिस्प्ले लगा रहता है और उसमें आपको बताएगा कि फलाने बीमारी से कैसे बचना है, चिलाने बीमारी से कैसे बचना है, आवाज़ भी दिखता है और वो कैसे कर रहा है टीवी में बचाने के लिए वो भी दिखता है। तो कहीं ना कहीं वह एक स्वास्थ्य शिक्षा का साधन होता है जिसमें ऑडियो और विजुअल दोनों होता है, श्रव्य दृश्य साधन। ओके, श्रव्य दृश्य साधन वह उपाय है जो संपूर्ण त्रिकोणीय अधिगम मतलब होता है सीखना, संपूर्ण त्रिकोणीय सीखने की प्रक्रिया में सहायता करता है। यह एक सिखाने की प्रक्रिया है, ऑडियो विजुअल एड्स, जिनके द्वारा मतलब ऑडियो विजुअल एड्स के द्वारा, अगर आप एक नर्स है तो आप एक शिक्षक हुए, आप एक शिक्षक से अधिक संवेदी माध्यमों का उपयोग और सिद्धांतों की स्थापना, स्पष्टता, संबंध, व्याख्या, मूल्यांकन हेतु करता है। ऑडियो विजुअल एड्स के जरिए आप बहुत ज़्यादा क्लियरिटी, स्पष्ट और बेहतर तरीके से व्याख्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो यही ऑडियो विजुअल एड्स होता है जो स्वास्थ्य शिक्षा में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ओके, अब आता है यहाँ पे अपन देखिए न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषण, ठीक है। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, पोषण। न्यूट्रिशन शब्द की उत्पत्ति नॉरिश शब्द से हुई है, किस शब्द से, नॉरिश शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है व्यक्ति द्वारा किया गया आहार। जिसका क्या अर्थ है, व्यक्ति द्वारा किया गया आहार, जो कि व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि, शारीरिक कार्यों हेतु आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति का कार्य करता है। तो न्यूट्रिशन क्या करता है, जिसे हम लोग पोषण कहते हैं। पोषण का क्या मतलब होता है, पोषण हम क्यों करते हैं, पोषण हम इसीलिए करते हैं कि हमें शरीर के जो आवश्यकता, अब 2 दिन आप पोषण नहीं कीजिए ना और आप काम करते रहिए, काम में मन भी नहीं लगेगा, शरीर की एनर्जी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर जो है आपका धीरे धीरे शट डाउन हो जाएगा। तो न्यूट्रिशन जो है यह शरीर के व्यक्तियों द्वारा किया गया एक आहार होता है, जो कि शरीर के वृद्धि के लिए और शरीर के कार्य हेतु आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति का कार्य करता है। तो पोषण एक महत्वपूर्ण जो है आपके महत्वपूर्ण है। न्यूट्रिशन शब्द की उत्पत्ति नॉरिश शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है व्यक्ति द्वारा किया गया आहार। व्यक्ति द्वारा जो किया गया आहार है वही पोषण कहलाता है। उस पोषण में इतना चीज़ें होता है जो बॉडी के लिए आवश्यक होता है, जो शारीरिक वृद्धि और शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा का प्रदान करता है, कार्य करता है। यही न्यूट्रिशन हो गया। ओके, 10वां है प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब क्या होता है, तो देखिए प्रोटीन सर्वप्रथम मुल्डर द्वारा 1838 में जंतुओं व वनस्पतियों में उपस्थित नाइट्रोजन बहुलक जैविक पदार्थ को प्रोटीन नाम दिया गया। देखिए प्रोटीन सर्वप्रथम वनस्पति, पेड़ पौधे और जंतुओं में उपस्थित जो नाइट्रोजन बहुल था, नाइट्रोजन पॉली था, उससे जैविक पदार्थ को प्रोटीन नाम मुल्डर ने 1838 में दिया। ठीक है, मनुष्य के शरीर में लगभग 20% भाग प्रोटीन का होता है। मनुष्य के भाग में लगभग 20% भाग प्रोटीन का होता है। ये जीवन की प्रक्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। आप चाहते हैं जीवन बेहतर तरीके से चले, हिष्ट पुष्ट तरीके से चले, तो यह प्रोटीन काफ़ी आवश्यक है, जो आपके बॉडी में 20% भाग में पाया जाता है और यह जीवन के प्रक्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक होता है। ओके, प्रोटीन एक प्रकार के कोलाइड्स होते हैं, अर्थात ये विलयक में घुलते हैं लेकिन फिर भी अत्यंत सूक्ष्म कणों के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन जो होते हैं यह एक प्रकार के कोलाइड्स होते हैं,
अर्थात यह विलयक में घुलते हैं, ठीक है, यह घुल जाते हैं, लेकिन फिर भी यह छोटे छोटे सूक्ष्म कणों के रूप में बॉडी में उपस्थित होता है। मतलब यह इतना ज़्यादा नहीं घुलता है कि कण के रूप में उपस्थित न हो, यह थोड़ा न थोड़ा कण के रूप में, सूक्ष्म कणों के रूप में उपस्थित होते हैं बॉडी में। यह विलयक में घुलते हैं। यह एक प्रकार के कोलाइड्स होते हैं। यह बॉडी के 20% भाग में मिल जाएंगे। यह जीवन के प्रक्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है और इसे सर्वप्रथम मुल्डर ने 1838 में जो है इसका नाम जो है प्रोटीन दिया। सबसे पहले प्रोटीन उन्होंने नाइट्रोजन बहुल के रूप में जंतुओं और वनस्पति में इन्होंने देखा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका यह प्रोटीन समाप्त होता है। और यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश सब में दिए हैं। जो इंग्लिश वाले हैं हिंदी में समझने के बाद आप इंग्लिश में पढ़िएगा, समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। बाकी आप लोग चाहते हैं कि इसका PDF खुद से देखें, खुद से पढ़े, तो उसके लिए जो है आपको जाना पड़ेगा नरसिंह ज्ञान, मैं बता देता हूँ, narsingyan.com गूगल पर सर्च करना है, narsingyan.com सर्च करके आप ओपन कीजिएगा। फर्स्ट ईयर के कम्युनिटी हेल्थ CHN1 में आपको QB एंड डिफिनीशन वाले में मिल जाएगा यह, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल